कि हम हैं कि नहीं हैं। क्या हम वह हैं जो हमें माता पिता, परिवार और घर की दीवारों ने बना दिया है? क्या समाज की बंद गलियों के परे हम कुछ हो सके हैं? क्या हम पीछे चलते चलते दूसरों का साया बन गए हैं? क्या इन तमाम परतों को उधेड़ने के बाद कुछ बचता है जिसे विशुद्ध मेरा कहा जा सके? तो ये पंक्तियां हैं निवेदिता शर्मा की, हम उगेंगे दोबारा। तो जीवन के रंग रश्मि के संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ है रिसर्चर, राइटर और पत्रकार निवेदिता शर्मा। तो वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच रश्मि, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त निकाला और इस खूबसूरत किताब के लिए जो आपने इतने सालों के एक संग्रह को एक साथ दर्ज किया। और इस किताब को मुझे पढ़कर लगा कि ये पितृसत्ता की किताब लग रही थी। तो इसके पीछे जो टाइटल है हम उगेंगे दोबारा, इसके पीछे की कहानी क्या है? हम उगेंगे दोबारा, इससे पहले हमने कुछ 2-3 शीर्षकों पर भी बात की थी जब किताब छपने की प्रक्रिया में थी। और आखिर में हम सबको म्यूचुअली, जो प्रकाशन था और मेरी तरफ से था, तो हमें म्यूचुअली ये टाइटल सबसे अच्छा लगा। और जो ये कविता है और जो उसमें एक कोर जो उसका मैसेज है, या एक कहना चाहिए कि उस कविता की जो आत्मा है, उसमें बात ये थी कि जैसे हम खासकर लड़कियां जब बड़ी हो रही होती हैं तो इतनी सोशल आप पे बॉदरेशंस होती हैं, इतनी आप पे बंधन होते हैं कि आप ये करें, ये ना करें, इस वक्त घर से नहीं निकलें, इस तय खांचे के अनुसार आप व्यवहार करें, ऐसा रहें, ऐसे कपड़े पहने। तो बहुत सारे नियम और एक टाइम टेबल, और उसके अकॉर्डिंग लड़कियों की जिंदगी कमोबेश हमारे आसपास चलती है ना। इसमें ये कि बहुत बार ना इस सब प्रोसेस से गुजरते हुए आप बहुत झुंझला जाते हो लड़कियां, और आपको लगता है कि यार ये कैसे मैं इसके बीच में, मतलब मेरे ख्वाब भी हैं एक तरफ, मेरी ख्वाहिशें हैं, सपने हैं, एस्पिरेशंस हैं, और दूसरी तरफ एक जो चला आ रहा है कन्वेंशनल एक पूरा सोशल फैब्रिक है। ठीक बात है। तो दोनों चीजों के बीच में जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है वो आपकी नींदें उड़ा देता है। सही, बिल्कुल सही बात। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आप बहुत बार निराश होते हैं, बहुत बार झंझलाहट होती है, गुस्सा आता है, तनाव, खिंचाव सब चलता रहता है। लेकिन उसके बीच जो संभावनाओं की आप निकालते हैं ना पगडंडी, खोज निकाल कि यार हो सकता है कि मुझे मेन रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं अपना छोटा सा ही सही अपना रास्ता निकालूंगी। बिल्कुल। तो उसकी वो आवाज, वो स्वर है कि हम उगेंगे दोबारा। आप चाहें समाज के जरिए, उन वर्जनाओं के जरिए, बंधनों के जरिए, अवांछित नियमों के जरिए, कितना भी हमें दबाना चाहें, हर वर्ग की, हर समाज की, हर तबके की औरत को, लेकिन हम उगेंगे दोबारा। हम उगेंगे दोबारा। यस, वाह, बहुत ही सुंदर है। मतलब कुछ पंक्तियां इस कविता की बिल्कुल मैं सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल। तो कविता कुछ यूं है। मेरे अधरों पर जब पाए जाएंगे तेरे होठों के निशान, जब मेरी कलाई पर मिलेंगे तेरी छुअन के अनमिटे प्रमाण, यकीनन हमें घेरा जाएगा संस्कारों को दूषित करने के आरोपों में। वे सारे हाथ आगे बढ़ेंगे हम पर उठाने अंगुलियां, हम पर उछाले जाएंगे सिलसिलेवार सवाल। हमारे जिस्म की सांसें जो अब तक थी एक दूसरे की देह में, क्या जवाब दे सकेंगी अपने प्रेम को बचाने के लिए, या इतिहास के सारे प्रेमियों की तरह हम जड़वत रहेंगे निरुत्तर। चहुं ओर खड़ी भीड़ की क्रूर आंखें चीर फाड़ करेंगी हमारे चरित्र का, और हम निश्चय ही घोषित किए जाएंगे निरे चरित्रहीन, अभद्र, असभ्य और अश्लील। खाप पंचायतों से फले फूले संस्कारों से लैस तमाम लोग हमें दफन कर देंगे अंधेरे गड्ढों में, या मुमकिन है हमें आग का निवाला खिलाया जाए। लेकिन तब भी मोटे तौर पर जो कविता का प्रश्न है वो यही है कि वो फिर भी क्या जला पाएंगे, लेकिन तब भी क्या जला पाएंगे वे। मिट्टी में दबे हमारे खून से हम उगेंगे दोबारा। आग झुलसा सकेगी सिर्फ देहों को, रूह पा लेगी प्रेम की संभावनाएं। तब संस्कृति के प्रहरी ये समझ पाएंगे हमारे प्रेम का विस्तार कब का पार कर चुका था
शरीर के उन्माद की सीमाएं। क्या बात है, शरीर के उन्माद की सीमाएं, क्या बात है। बहुत सीधा सीधा सा एक सवाल है कि जैसे पितृसत्ता पे आपने इतना लिखा, आप पुरुषों के विरोध में नहीं लगी, लेकिन पितृसत्ता का आपने विरोध किया। कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि पेरेंट्स बच्चों को सेव करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए शायद इतनी बाउंड्रीज बनाते हैं, एक घेरा बना लेते हैं कि बच्चे उससे ज़्यादा बाहर ना आ जाएं, तो ये जो डर होता है एज ए पेरेंट्स, तो कभी इस चीज़ को सोचा, कभी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा? बिल्कुल। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि बच्चे, और स्पेशली अगर आप एक बेटी हैं, तो पेरेंट्स के लिए जितने क्राइम्स अभी हो रहे हैं इंडिया में, राजस्थान में, जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है उनका बढ़ता हुआ आंकड़ा है, तो जाहिर है कि लड़कियों के पेरेंट्स को, उनकी जो चिंता करते हैं, उनके शुभ चिंतकों को, उनके केयर गिवर्स को उनकी फिक्र होना बहुत लाजमी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर कल को मेरी भी बेटी होती है, मेरी छोटी बहन है, कोई दोस्त है, तो मुझे भी उसकी चिंता रहती है कि देर रात हो गई तो वो कैसे आएगी, रास्ता सेफ है कि नहीं, मोबाइल चार्ज है कि नहीं, नेटवर्क हो, अगर कैब में भी जा रही है तो उसका नोटिफिकेशन या कुछ मुझे वो अपना स्टेटस शेयर कर ले कि मुझे पता लगे कि वो सेफली पहुंच गई है। लेकिन हम इसमें यही कर सकते हैं कि एक तो अच्छी बात ये भी है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है तो हम उसका फ़ायदा उठाएं, लेकिन लड़कियों को इतना ज़्यादा दबाकर या रोक कर, डरा कर नहीं रखें। और जितना आप एक्सपोजर आपको मिलेगा, जितना आप नई जगहों पर जाएंगे, जाहिर बात है आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व उतना निखर कर आएगा। बिल्कुल ठीक बात। जैसे कि सपोज समझिए, अगर आपके साथ का कोई मेल काउंटर पार्ट है, आपका दोस्त है, भाई है या कोई और है, और वो इतनी दुनिया घूम कर आया है, इतने लोगों से मिला है, उसका इतना एक पर्सनालिटी, उसका एक्सपोजर इतना हुआ है, और दूसरी तरफ आप सिर्फ घर की चार दीवारों में हैं, आप बहुत कम लोगों के बारे में, बाहरी चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो आप कैसे कॉम्पीट करेंगे उससे? जाहिर तौर पर उसको ज़्यादा पता होगा चीज़ों के बारे में, व्यवहारिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता होगा, है ना। और आप पिछड़ नहीं सकते, तो आप घर पे नहीं बैठ सकते इस डर से कि यार बाहर जाएंगे तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। जो सच्चाइयाँ हैं, कड़वाहटें हैं स्त्रियों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, वो तो है ही, लेकिन आपको कुछ अपनी सीमाओं में या अपने लिए आपको नियम आप बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप इतने ज्यादा नियम थोप लें कि आपकी आज़ादी ही बिल्कुल बंद हो जाए उसमें, या आप अपनी पर्सनालिटी पर ही काम नहीं कर पाए। जैसे इसमें एक तो ये चीज़ कि लड़कियां बाहर निकलें पढ़ने के लिए, करियर के लिए, किसी और काम के लिए भी, तो पेरेंट्स थोड़ा सा उनको इतना फ्रेंडली माहौल दें, समझाइश के साथ साथ कि देखो ये ठीक है, ये अच्छा है, ये गलत है, और तुम समझदार हो और हमें तुम पर विश्वास है, और अगर फिर भी उसके बाद कुछ आप गलती करते हो तो हम हैं आपके पेरेंट्स, हम एज फ्रेंड्स, एज पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे। मतलब उन्हें उतनी स्वतंत्रता दो कि अगर वो गलती भी करे तो आपसे आके बोल सके। कि हम घर पे, हमें ये देखने की जरूरत है यहाँ पे कि कहीं हम घर पे ऐसा डर का या उस तरह का माहौल तो नहीं बना रहे हैं। सही। कि अगर लड़की से कोई गलती हो भी जाए, सपोज कि कोई उसका फ्रेंड है फॉर एग्जांपल, बहुत बार ऐसे केसेस हम देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, अखबारों में आए दिन सुनते हैं कि कोई फ्रेंड बना और सपोज वो लड़का फिर लड़की का कुछ अनड्यू एडवांटेज ले रहा है, उसको परेशान कर रहा है, ट्रबल कर रहा है। अब हमारे आसपास माहौल इतना नेगेटिव है या टॉक्सिक है कि लड़की घर पे आके ये बात नहीं बता सकती। सही बात है। उसको पहले ये डर लगेगा कि यार वो मेरे पे क्वेश्चन उठा देंगे कि आपको बात करने की क्या जरूरत थी, आपको जाने की क्या जरूरत थी, किसी ने आपको परेशान किया तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ किया होगा ऐसा कि ये सिचुएशन आकर खड़ी हुई है। तो हम घर पर ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चा आपसे आकर एक दोस्त की तरह अपनी बात कर सके, डर का माहौल नहीं हो, दोस्ती और सहजता का परिवेश हो। बिल्कुल पहली बात। दूसरी बात, मुझे खुद ही लगता है कि अगर मेरी बेटी हो, मेरी छोटी बहन हो, जिसकी परवरिश की जिम्मेदारी मुझ पर हो, या मैं कुछ वहाँ पे भूमिका निभा सकती हूँ इस तरह की, तो मैं पूरे खतरे मोल लेते हुए भी उसको कहूंगी कि तुम बाहर जाओ, बाहर जितनी संभावनाएं हैं उनको तलाशो, खोजो, उसके साथ जो खतरे आते हैं, चुनौतियां आती हैं, हम उनको देखेंगे कि उनका क्या किया जा सकता है। ठीक बात है ना। और समस्याएं हैं लेकिन उनका समाधान निकालेंगे बैठ के, यूं नहीं कि उसके पंख काट के और उसे मतलब रोक करके बिठा देंगे। और अगर ऐसा होता तो लड़कियां कुछ भी नहीं कर रही होती। लड़कियां आई हैं चुनौतियों से निकल के, और आज हम देखते हैं कि कितने अनकन्वेंशनल मोड्स में, रोल्स में लड़कियां काम कर रही हैं, गाँव से बहुत पिछड़े हुए इलाकों से आके काम कर रही हैं, और बहुत
ब्यूटीफुली काम कर रही हैं। बहुत अच्छा तो काम कर अगर रही हैं। सब पेरेंट्स ने ऐसा सोचा होता, सोशल सर्किल इवॉल्व ही नहीं हुआ होता, अगर सोसाइटी इवॉल्व नहीं हुई होती, तो लड़कियां तो बढ़ ही नहीं पाती। फिर आज भी वो घरों में कैद होती बिल्कुल ठीक और कुड़ रही होती कहीं ना कहीं। और इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे जावेद अख्तर साहब का एक कोई वीडियो मैं देख रही थी रिसेंटली, या कोई इंटरव्यू का एक अंश था, उसमें उन्होंने बहुत ही अपना जो उनका एक तेवर है, तल्ख तेवर के साथ उन्होंने ये बात कही कि आप लड़कियों को इस तरह बड़ा करते हैं कि एक कांच के वास में वो है, फिर उससे शिफ्ट करके आपने उसको दूसरे कांच के वास में रख दिया, है ना। तो जैसे कि सपोज चूजा है, तो उसकी बोन्स तो डेवलप ही नहीं हो पाई, उसकी पर्सनालिटी निकल ही नहीं पाई। वो एक बोनलेस जिसकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं है, उसकी बोन्स नहीं है, तो सोचो कि वो कैसा कैसा बनेगा, वो क्या जिंदगी में वो कर पाएगा। बिल्कुल है ना। आप उसको अगर इतना सॉफ्ट अपब्रिंगिंग में आप उसको रखते हैं, आप उसको बिल्कुल बाहर नहीं जाने देंगे, नए माहौल में नहीं ढलने देंगे, तो उसके पंखों में ताकत ही कहाँ से आएगी? जाहिर बात है। बिल्कुल। तो वो कैसे चीज़ों से लड़ पाएगी? बहुत जल्दी गिव अप कर देगी देर सबेर। बिल्कुल सही बात है, राइट। तो ये बहुत अच्छा एक दृष्टिकोण है। बिल्कुल पेरेंटिंग होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए, लेकिन साथ में पेरेंट्स को जोखिम उठाने का साहस भी होना चाहिए, और बेटी को भी देना चाहिए, बच्चों को भी देना चाहिए। निवेदिता, जैसे अब आप रिसर्च भी कर रहे हो और आप राइटर भी हो इतनी अच्छी बुक के, तो आज के टाइम में क्योंकि यूथ के पास ना खिचड़ी है शब्दों की, मुझे जो लगता है, तो ऐसे में यूथ को हम क्या एडवाइस दे सकते हो, जो राइटर बनना चाहते हैं, जो राइटिंग के उसमें जाना चाहते हैं करियर में, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन्हें कहाँ से क्या पिक करना है, तो ऐसे में उनके लिए क्या एडवाइस है? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि लिखने से भी पहले जो एक लेखक या लेखिका के लिए जो एक बात ज़रूरी है वो है संवेदनशीलता। ओके, ठीक। कि आप अपने आसपास जब चीज़ों को देखते हैं, घटनाओं को देखते हैं, तो आपका दृष्टि क्या है, आप उस घटना से क्या लेकर निकल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ। सबसे पहली तो आपकी जो महसूस करने की शिद्दत होनी चाहिए उन चीज़ों को। सही। उसके बाद व्हाट कम्स नेक्स्ट आफ्टर दैट इज लैंग्वेज। Right. कि आप उस अब आपके पास में भावना है, संवेदनशीलता है, फिर आता है शिल्प, भाषा कौशल, कि आप उसको कितना अच्छे से आप उसको लिख पा रहे हैं, जाहिर कितना अच्छे से कर पा रहे हैं। ठीक। और अभी का जो माहौल है कि हम ऑब्वियसली हम सब सोशल मीडिया पर हैं, फ़ोन पर बहुत ज़्यादा समय देते हैं, और वो आज का सच है, तो हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। दैट्स ट्रू और ऑफ आवर एजेस, मॉडर्न सोसाइटी। लेकिन हम ना थोड़ा बहुत अखबार भी पढ़ें, पत्रिकाएं पढ़ें, जो साहित्य की अच्छी पत्रिकाएं आती हैं, अखबार पढ़ें, क्योंकि अखबार की भाषा तुलनात्मक रूप से आज भी बहुत शुद्ध होती है, ऐसा कहा जा सकता है कि उसमें खिचड़ी नहीं मिलेगी, खिचड़ी नहीं मिलेगी, सही बात है। कि कहीं का कोई शब्द आ गया है, कहीं फिर किसी दूसरी भाषा का शब्द आ गया है। तो अगर आपको भाषा पे काम करना है तो हम अखबार पढ़ सकते हैं, किताबें आप पढ़ें, अलग अलग जिस भी फ्लेवर को आप पसंद करते हैं, यात्रा संस्मरण है, कहानियां हैं, उपन्यास हैं, कविता संकलन है, तो बहुत बहुत सारे इतने अच्छा लोग लिख रहे हैं। अभी कंटेम्प्रेरीज में भी बहुत अच्छा लोग लिख रहे हैं, जैसे कुछ राइटर्स, कुछ मतलब संकलन, उनके नाम, जैसे अभी रिसेंटली मैंने बाबूशाह कोहली बहुत अच्छा लिखती हैं, उनका कविता संकलन मैंने पढ़ा था, उनकी किताब मैंने पढ़ी थी, जिसमें कि 2 पात्र हैं, वो चिट्ठियों के फॉर्मेट में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। पूरा जो संवाद है वो उनका चिट्ठियों के रूप में है, और बहुत ही सुंदर भाषा वो लिखती हैं, उनका भाषा शिल्प बहुत अच्छा है, और आपको बहुत ज़्यादा छू जाती हैं एक पाठक के तौर पे, एक स्त्री के तौर पे। उसके अलावा समकालीन लेखकों में अगर मैं कहूँ तो गीत चतुर्वेदी बहुत अच्छा लिखते हैं, और अच्छी बात ये है कि इंस्टाग्राम पे या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं, युवा लेखक भी, टीनेजर्स भी गीत चतुर्वेदी को, मानव कौल को, इन लोगों को बहुत मेंशन करते हैं, टैग करते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि उनको बहुत पढ़ रहे हैं। यंग रीडर्स भी उनको, आज का यूथ भी बहुत पढ़ रहा है, विच इज़ अ पॉजिटिव चेंज आई शुड से। और मानव कौल बहुत अच्छा लिखते हैं यात्राओं पे, जो बहुत अच्छे चर्चित अभिनेता भी हैं, और बहुत अच्छे अभी एक्टर तो हैं ही, उसके अलावा बहुत अच्छा लिखते भी हैं। सुशोभित सक्तावत बहुत अच्छा लिखते हैं, उनकी काफ़ी किताबें आ चुकी हैं, उनका लेखन भी मुझे बहुत पसंद है। विश्व सिनेमा पे, स्त्री पुरुष संबंधों पर, ओशो पर, गांधी पर, बहुत अलग अलग वेरिएटेड सब्जेक्ट्स पर उन्होंने लिखा है। तो उनको भी अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नो डाउट्स। ऑलराइट। सो निवेदिता, वो कौन सा मोमेंट था जब राइटर निवेदिता की शुरुआत हुई
और वो पहली कविता कौन सी थी जो पन्ने पर कलम से उकेरी गई? वैसे तो मैं रश्मि सच कहूँ तो मुझे शायद 11th या 12th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत लगने लगा था ओके, कि मैं लिखती लिखना हूँ। चाहती हूँ चीज़ों को अच्छा, लेकर। ठीक है। ठीक ठीक मुझे ऐसे फॉर्मेट नहीं पता था कि अब राइटर क्या होता है और क्या मैं आगे लिखूंगी या क्या सभी लिखते हैं इस उम्र में, मुझे कई बार ऐसा भी लगता था। लेकिन 11th 12th में आई स्टार्टेड राइटिंग। ओके, कुछ पीसेस में लिख दिया, वो शायद उतना स्ट्रक्चर्ड नहीं था लेखन उस वक्त, जाहिर बात है, पर मैं कुछ कुछ लिख रही थी। कई बार जैसे स्कूल में भी कोई क्लासेस के बीच में कोई ब्रेक मिल गया, कोई फ्री पीरियड है, तो मैं कुछ कुछ लिखती थी। आई स्ट्रांगली रिमेम्बर ओके। किताब के अपनी कॉपी के जो लास्ट पेजेस होते हैं उन पे कुछ कुछ मैं लिखती थी। तो वो पहले हाँ। थॉट्स कौन से थे जिसने निवेदिता को मतलब एकदम लिखने पे मजबूरी कर दिया था कि अब ये तो मुझे लिखना ही पड़ेगा? वो कौन सी लाइनें हैं? जैसे मुझे वो कविता मेरी किताब में भी है। Okay. मैंने स्पेशली इसीलिए मैं चाहती थी कि वो किताब में रहे क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब है। ठीक है। कि वो पहली कविता मुझे, मैं कहूँगी कि छोटी सी कविता है जो मैंने लिखी थी और वो Okay. मेरी जीवन की एक तरह से कहेंगे कि पहली कविता थी। राइट। जिसका शीर्षक है शरीफ घर की लड़कियाँ। ओ वाह। मैं खिलखिलाकर दीवानों सी हंसना चाहती हूँ, पर बाबा कहते हैं शरीफ घर की लड़कियां ठहाके नहीं लगाती। मैं आसमां में पतंग की डोर उछलकर थामना चाहती हूँ, पर माँ कहती हैं शरीफ घर की लड़कियां पतंग नहीं उड़ाती। मैं खुली सड़कों पर चलती दौड़ती जिंदगी देखना चाहती हूँ, पर भैया कहते हैं शरीफ घर की लड़कियां घरों से नहीं निकलती। मैं अपनी धड़कनों की आवाज़ सुनना चाहती हूँ, मैं अपनी धड़कनों की आवाज़ सुनना चाहती हूँ, पर सब कहते हैं शरीफ घर की लड़कियां खुलकर सांस नहीं लेती। क्या बात है, क्या बात है। और इस कविता से ही पता चल रहा है कि उस टाइम का, उस दौर, मतलब ये 11th 12th में जब आपने सोचा और ये सारी चीज़ें लिखी, तो मतलब पता चल रहा है कि वहाँ का परिदृश्य कैसा होगा, वो परिस्थितियाँ कैसी होंगी, वो हालात कैसे होंगे। तो निवेदिता, इसी से जुड़ा एक सवाल, 11th 12th एंड ग्रेजुएशन जो आपका एजुकेशन टाइम था वो, और आज एक रिसर्चर निवेदिता, मतलब 2025, जिसने PhD कर ली है, जिसकी आज एक बुक है, तो उस दौर से इस दौर में महिलाओं में क्या चेंजेस आया, महिलाओं की पूरी स्थिति में क्या बदलाव देखते हो? मुझे लगता है कि अब महिलाओं की आज़ादी पर, उनके निर्णयों पर, उनकी चूज़ करने की उनकी आज़ादी है ज़िंदगी में, कुछ भी, चाहे वो गलत भी कुछ डिसीजंस जाहिर बात है हो सकते हैं, बट वो आज़ादी पर बात हो रही है। और लड़कियां अब अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी बातों को लेकर मुखर हुई हैं। जो पहले एक चुप्पी को, जैसे कहते थे ना कि लज्जा स्त्री का गहना है, तो ऐसा नहीं है, वो गहने अब वो लज्जा वाले उतार रही है धीरे धीरे। ओके, हाँ, ठीक है। और वो अपनी बात को लेकर ओपन है। जाहिर बात है इसमें इसको लेकर भी समाज का एक तबका है जो क्वेश्चन करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आज़ादी आ रही है। लेकिन तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, जब कोई भी बदलाव आता है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, उस पर क्वेश्चंस भी उठते हैं, ऑब्जेक्शंस भी होते हैं। बिल्कुल। पर स्त्रियां पहले की तुलना में हम देखें तो बहुत लंबा रास्ता उन्होंने तय किया है और अब कंपैरेटिवली कंफर्टेबल पोजीशंस में हैं। हाँ, मतलब आज दो स्त्रियां आराम से बातचीत कर रही हैं, अपनी बात रख रही हैं। जैसे कि मैं अगर अपना ओल्डर जनरेशन का देखूं कि मेरी मदर थी या उनसे पहले जो मेरी दादी नानी थी, उनके कंपैरिजन में मुझे बहुत फ्री लिबरेटेड लाइफ मिली है। मुझे बहुत ज़्यादा आज़ादी मिली है चुनने की, अपने मुताबिक जीने की। तो वो भी मुझे लगता है कि एक डेवलपमेंट है, एक पॉजिटिव ग्रोथ है, आई वुड से। और जैसे आपने रिसर्च की बात की, तो मैंने PhD भी कि हमारे स्त्री पात्र जो हैं फिल्मों में, हिंदी सिनेमा में, स्पेशली ड्यूरिंग 21st सेंचुरी, उन्होंने कैसे उनकी जर्नी रही है, कैसे उनको दिखाया गया है पर्दे पर। आपने इसी चीज़ पे रिसर्च किया? जी जी। ओके। तो उसमें भी मैंने एक चीज़ देखी है, या जो मेरा एक फाइंडिंग्स भी थे, वो मैंने यही ऑब्जर्व किया कि पिछले 20-25 सालों में सिनेमा में भी काफ़ी सारे फिल्म्स हम ऐसे देखते हैं जिसमें औरतों की आज़ादी पर बात हुई की है। बिल्कुल। उनकी ज़िंदगी में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, क्या है जो उनको परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा, और वो किसी से कह भी नहीं पा रही हैं, और परेशान भी बहुत ज़्यादा है। तो उनके क्वेश्चंस क्या हैं, वो सवाल उठाए गए हैं, पहेलियाँ क्या हैं उनके लिए, कि यार ये पहेली हम कैसे बूझें, इसका क्या सल्यूशन है, उस सब पे काफ़ी बात हुई है। जैसे अभी रिसेंटली आप अगर पिछले कुछ सालों में आप देखें तो पिंक, थप्पड़, अनुभव सिन्हा की जो फिल्म थी,
वो बहुत बहुत एक रिमार्केबल फिल्म है। और अभी रिसेंटली मिसेस पर काफ़ी बात हुई, उससे पहले पगलैट आप कह सकते हैं, राम प्रसाद की 13वीं एक फिल्म आई थी काफ़ी अच्छी। तो उसमें उनमें बहुत सारे स्त्रियों के उन जीवन के उन पक्षों पर बात हुई है जिन पर सामान्यतः हम नहीं बात छोड़ करते देते हैं, बिल्कुल जिन पर ठीक बात बात है, नहीं करते नहीं हैं। करते, सही बात है। तो इसी दौर में एक वो भी है, समाज का एक और दृष्टिकोण भी आ रहा है बार बार कि बहुत ज़्यादा फेमिनिज्म नहीं हो गया। इस पे क्या कहना चाहोगे? मतलब ऐसा भी हो गया, जैसे अभी आपने खुद ने भी बोला कि बहुत ज़्यादा मतलब पहले से आज़ादी, लेकिन अभी एक तबका ऐसा भी है कि कुछ ज़्यादा स्त्रियां आज़ाद हो गई हैं, अपनी मनमानियाँ करने लग गई हैं। तो क्या क्या ये सारी चीज़ें भी कहीं पे मतलब रोल प्ले कर रही हैं? नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लगता एज अ कि राइटर कहीं ऐसे फीलिंग आती है कि हाँ मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए, कि होना चाहिए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि अब स्त्रियों को भी जैसा होता है ना कि अभी हमें नई नई आज़ादी अगर मिल रही है तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी बच्चे को नया नया कुछ मिला हो तो वो उसको उस इतना इवॉल्व नहीं होता या उतना समझ नहीं पाता, या वो कुछ कंपैरिजन्स में पढ़कर या देखा देखी में वो कुछ उसको फेमिनिज्म समझ लेता है। तो हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं जाहिर तौर पर, और ये चीजें ना इतनी सारी, इसमें इतने सारे पक्ष सिमटे हुए हैं बिल्कुल कि आप बिल्कुल इसका ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं दे सकते। बिल्कुल दिस इज अ ग्रे पिक्चर, ओके, जिसमें बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे शेड्स हैं। लेकिन अभी भी मैं तो ये कहूंगी कि स्त्रियों के लिए बहुत सारे खतरे हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, और उनके लिए आज भी रास्ता आसान नहीं है। बिल्कुल सही। आज भी अगर हम देखते हैं, कोई किसी दिन का अखबार नहीं जाता है ऐसा रश्मि की जिसमें कोई क्राइम रिपोर्टेड ना हो, और आंकड़े इतने डराने वाले हैं। बिल्कुल। और उसके बीच में आपको बाहर भी निकलना है, अपना करियर भी बनाना है, कंपटीशन भी है, सही बात है, अपनी इच्छाएं भी पूरी करनी है, और फिर कुछ फिजिकली भी हमें अपने आप से लड़ना होता है बीच जाहिर बात है। बिल्कुल। हाँ, तो चुनौतियां बहुत है, लेकिन हम रास्ता तय कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट है नहीं। नो डाउट्स एट ऑल। राइट। और जैसे मेरी कविता का शीर्षक है, हम उगेंगे दोबारा। हम उगेंगे दोबारा, बिल्कुल। तो वैसे एक और कविता मुझे बहुत पसंद है आपकी, मैं ठहरी क्रांति का पौधा। तो एक बार इसको भी थोड़ा सा रिसाइट करेंगे अपन। बिल्कुल, मुझे भी कविता बहुत पसंद है। मैं ठहरी क्रांति की पौध। आप मुझे पहचानते हैं, मैं क्रांति का पौधा हूँ। शताब्दियों के शोषण और अनवरत असमानताओं के बीज से उत्पन्न हुई मेरी जड़ें समूची पैदावार को खराब कर देने वाली खरपतवार की मानिंद समझकर मुझ पर चलाई जाती रहीं खुरपियाँ और फावड़े। मुझे घर के मुख्य आंगन में नहीं मिली एक अदद इंच भर जगह बढ़ने और फैलने को। वहाँ सिर्फ तुलसी का पौधा रहता आया है जो घरों को पवित्र रखता है, और मैं ठहरी क्रांति की पौध। घर के पिछले हिस्से के एक अनचाहे से टुकड़े में मैं एकाकी ठिठकी सी पनपती रही और तुम्हारी परंपरागत पुरुष आंखों की किरकिरी बनती गई। न खाद आया मेरे हिस्से, न रोशनी और न ही पानी की एक बूंद। कोशिशें भी हुई बेतरह धकेलने की, मेरे आंसू ही सींचते रहे हैं मेरी जड़ों को। संवेदना ही ठूठ हो होकर बनी है मेरा साहस, मुझ में ठहरी पीड़ाएं ही बनेंगी मेरी शाखाएं। मेरे अस्तित्व के उपजने के प्रश्न पर आक्रोशित और उद्वेलित शायद तुम नहीं पहचानते कि रक्तबीज की तरह मैं फिर उगूंगी और तुम्हारी आंखों में चुभूंगी। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। मतलब मुझे लगता है ये कविता ना बिल्कुल अंदर से ऐसे जोश भर देती कि आप कितनी भी स्ट्रगल कर रहे हो, कितनी भी परिस्थितियां खराब हो, कैसे भी हालात हो, लेकिन मैं फिर उगूंगी और मैं ठहरी क्रांति की पौध, मैं क्रांति करके रहूंगी। फिनिक्स एक होता ना, एक बर्ड होता है, अगर आपने सुना बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो मरकर जिंदा होता है, वो अपनी राख से निकलता है कि हम अपनी राख से भी अपनी उड़ान फिर भर लेंगे। सही सही, बिल्कुल। और शायद यही सारी चीजें, यही सुंदरता है ना, हम इन्हीं सब चीजों को देख करके सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही सुंदर। अब बात करते हैं मतलब कुछ ऐसे चैलेंज की जो कभी ऐसा लगा निवेदिता को कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए और आई डोंट नो मैं करूँगी कि नहीं करूँगी, या ऐसा डाउट। मतलब आपकी कविताओं से तो ऐसा लगता नहीं है कि कभी आपको कभी डाउट रहा हो खुद पर, बट फिर भी हम इंसान हैं, कभी कभी थक भी जाते हैं, हारते भी हैं। तो कभी ऐसा फीलिंग आई कि आई डोंट नो ये कैसे होगा और मैं क्या करूँगी और कैसे करूँगी?
एक तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दिमाग नहीं लगाती हूँ, ठीक आई है। गो विद द फ्लो, ठीक है, ओके आई लिसन टू माई हार्ट। ओके कि कुछ भी डिसीजन लेना हो जिंदगी में, कोई निर्णय लेना हो, तो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि पूरा समाज या बहुत सारे तबका आपके आप मतलब जो एक होता आया है तो आपसे एक्सपेक्टेड हो कि आप भी वैसा ही कुछ डिसीजन लो या करो। लेकिन मुझे आखिर में मैं वही करूँगी, या मेरे को जो मैंने अपने आप को भी ऑब्जर्व किया है कि जो मेरा मन मुझसे कह रहा है वही आप करते हाँ, हो। ओके नैसर्गिक तरीके से नेचुरली ही हमेशा ऐसा रहा। ठीक बात है। तो जैसे कि मुझे याद है कि बहुत फॉर्मेटिव ईयर्स में जब मैं 10th स्टैंडर्ड मैंने पास किया तो मैं बहुत अच्छी थी एकेडमिक्स में और आई वाज टॉपर इन माय क्लास। ओके और ऐसा था, हालांकि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं थे कि कभी दबाव नहीं रहा कि आप यही पढ़ो, यही नौकरी करो या यही चुनो, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी घर में माहौल। लेकिन एक अनसेट प्रेशर रहता है चारों तरफ से, टीचर्स का भी एक एक्सपेक्टेशन होता है कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हो स्पेशली बिल्कुल तो बिल्कुल आप साइंस लोगे फर्स्टली, अदरवाइज कॉमर्स। हाँ मतलब तो- ये मेरे को लगता है ऑलमोस्ट बच्चे ने इस सारी चीजों को हाँ, फेस हाँ। करते ही करते हैं। बिल्कुल ट्रू। तो बिल्कुल ऐसा था कि मतलब कॉमर्स लेना है, साइंस तो मेरे को बिल्कुल ही समझ नहीं आता था, मैथ्स बिल्कुल समझ नहीं आता था, तो कॉमर्स ले लो। एक मिडिल ग्राउंड, एक मिडिल पाथ था कि कॉमर्स ले लो, गो फॉर कॉमर्स। और मुझे याद है तब तो मैं इतनी छोटी थी, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन मुझे इतना पता था कि मुझे लिटरेचर पसंद है ना, तो मुझे आर्ट लेना है, आर्ट मुझे स्ट्रीम ऑप्ट करना है। और मैं कह भी नहीं पा रही थी और खुद के भी बड़े क्वेश्चंस और कॉन्फ्लिक्ट्स थे। और मुझे याद है रश्मि, जब मैं फॉर्म लेके बैठी थी और उसमें जब स्ट्रीम मुझे फिल करना था कि आर्ट, कॉमर्स या साइंस, तो बहुत देर तक मैं सोचती रही, जबकि सुबह पूरी मेरी समझाइश हुई थी कि कॉमर्स लेना है। ओके लेकिन मैं अपने मन को मार नहीं पाई एट द एंड ऑफ द डे, और मैंने आर्ट ही आर्ट लिया। उसमें ऑप्ट किया और लिटरेचर ही पढ़ा। ओके हाँ, तो मतलब उस टाइम पे ये था कि आई डोंट नो कैसे करूंगी हाँ, लेकिन हाँ। कर ही लिया। पर finally। आज जो मन अपने कर रहा है दिल वो की आज सुनी। करेंगे, रास्ता अपन ढूंढ लेंगे। Right. मुझे लगता था कि आज जो आपको ठीक लग रहा है वो हम करें। और ऐसा भी मेरा ये भी नहीं कहना है कि इसका मतलब आप बिल्कुल कोई ब्लाइंड बिल्कुल। वेल में चले जाएं, कोई हाँ, ब्लाइंड हाँ, डिसीजंस ले लें, लेकिन अपने मन को मार के कुछ नहीं करें, नहीं कर क्योंकि आप उसमें फिर सोसाइटी के एंगल से सक्सेसफुल भी हो जाएंगे ना, खुश नहीं रहेंगे, खुद खुश नहीं इनर रहेंगे। पीस आपका नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक और बात हो है। सकता है फिर आपको बहुत रिग्रेट हो कि मैंने किसी के कहने से ये कर लिया, दबाव में कर लिया, और ये सब चीजें। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है इनर पीस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि मैं भी हमेशा ये मानती हूँ, मैं तो कहती भी हूँ कि ज़िंदगी में पूरे दिन भर में कोई एक काम ऐसा जरूर करना चाहिए जो आपको अपने अंदर पीस दे, आपको शांति रखे और आपको लगे कि आप कुछ कर रहे हो, क्योंकि वो एक काम ना आपकी बाकी सारी ऊर्जा में आराम से आपकी सहायता कर देता है और आपको लगता है कि आप कुछ तो कर रहे हो। तो ये बहुत सही बात है। ओके तो कोई ऐसा फनी इंसिडेंट कोई सुनाना चाहते हो अपनी लाइफ का, कोई ऐसा है कि जैसे तो एज ए नहीं, राइटर, लेकिन एज ए रिसर्चर, मतलब कुछ लोग ऐसे जज करते हैं, कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ कभी? फनी तो नहीं कहेंगे उससे, लेकिन मैंने ये कई बार देखा है कि सपोज जैसे मैं किसी नए ग्रुप में गई या किसी ग्रुप में गई, 4 लोग मुझे वहाँ जानते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं या परिचित हैं, और कोई 2-3 व्यक्ति अचानक से नए आ गए और हम नाच गा रहे हैं, मस्ती मजाक का माहौल है, और मैंने कोई चुटकुला सुना दिया या कुछ ऐसे बहुत हंसी खुशी का माहौल चल रहा है, तो एकदम से ऐसी बात आ जाती है कि अरे अच्छा आप आपने लिखी है ये किताब? हाँ। अच्छा, मुझे तो लगा था कि कोई बहुत गंभीर सी महिला आएंगी और बहुत ऐसा बात करेंगी और ऐसे बिल्कुल ऐसे बैठी रहेंगी सीरियस होकर। तो एक तो मुझे लगता है कि ये बहुत ना एक प्रेजुडिस है राइटर्स को लेकर, रिसर्चर्स को लेकर, कि ऐसा नहीं है कि आप हमेशा सीरियस रहते हैं, आप जिंदगी को भी मतलब आप उसका भी आनंद लेते हैं, उसको भी जीते हैं, लेखन भी उसका एक रंग है। और मैं तो ओशो को बहुत फॉलो करती हूँ, उनको मैंने बहुत कम उम्र से पढ़ा है, वो तो हमेशा एक बात कहते हैं कि गंभीर होने का मतलब ही नहीं है कि चेहरा तुम्हारा लटका होना चाहिए, अगर जिंदगी को आप सच में समझ लेते हैं ना, तो आपको हंसते मुस्कुराते बिल्कुल बिल्कुल वही रहना चाहिए। सही कि आप गहरे हो लेकिन गंभीर होने की जरूरत नहीं है, उसको फेस पे शो करने की जरूरत नहीं है। फेस में समुद्र की लहरें कितनी भी उछल खाती है, लेकिन समुद्र गहराई में बहुत शांत रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो अब हम बात करते हैं ट्रू लव। आपकी मैंने कई कविताएं पढ़ी, आपने प्रेम पे भी लिखा है, तो व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रू लव आपके दृष्टिकोण से, आपके परिप्रेक्ष्य में, आपके हिसाब से क्या मतलब है ट्रू लव का? मैं समझती हूँ कि लव से भी पहले मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका रिस्पेक्ट होना चाहिए उसमें।
Alright. और कई बार खासकर लड़कियों के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा होता है कि सपोज मजाक मजाक में जैसे आपका कुछ लोगों के सामने पार्टनर ने या जो आपका प्रेमी है मैं कहूँ, तो आपका मजाक उड़ा दिया गया और बात ऐसी आई गई हो गई कि ठीक है यार मजाक में कहा था, इसको इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं। कई बार ये भी होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि यार कहीं मैं ही तो बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर रही हूँ। लेकिन पहली बात तो अगर आपको कोई बात अनकंफर्टेबल लग रही है, चाहे मजाक में क्यों ना कही गई हो, ठीक बात है, तो आप बहुत आराम से, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बात हम झगड़े के तेवर में ही कहें, बहुत तल्ख होकर कहें। आप आराम से शांति से ये बात कह दे सामने वाले व्यक्ति को कि देखो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। जैसे कि आजकल मैं देखती हूँ कि पत्नियों पर बहुत सारे चुटकुले, मीम्स और रील्स आप देखते हैं, है ना, बिल्कुल अनकंट्रोलेबली स्पीड से वो पूरा लोग स्क्रॉल करते हैं उसको और बहुत शेयर करते हैं और सारी चीजें होती हैं। तो मुझे पर्सनली जैसे वो पसंद नहीं है। नहीं, सही बात है। तो मैं अपने दोस्तों को भी कह देती हूँ कि मुझे मत भेजा करो, मेरे को आई डोंट अग्री विद दिस थॉट, और मेरे को ये अच्छा भी नहीं लगता है। सही बात है। और अच्छा मजाक वो होता है जिसमें आप किसी को नीचा नहीं दिखा। हाँ, बिल्कुल सही। जिसमें किसी पर हंसे बिना आप हंस सके, तो वो अच्छा विशुद्ध हास्य है जिसको बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लिटरेचर में जिसे हम कहते हैं कि विट और ह्यूमर, तो वो एक बहुत अच्छा है कि आप मतलब हंस भी दें लेकिन किसी को नीचा नहीं दिखाएं, करके आपकी पीड़ा नहीं हंसी नहीं आ रही। बिल्कुल सही बात है। मेरे को लगता है रिस्पेक्ट से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और आराम से सहजता से अपनी बात कहें। और कई बार ऐसा होता है कि इन द नेम ऑफ लव लैंग्वेज टॉक्सिसिटी को या इस तरीके की भाषा को जिसमें गाली गलौच भी हो सकते हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा ये सब हो रहा है, बिल्कुल, तो उसको भी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है। और दूसरी चीज़ की जैसे आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं, पहली बात तो ये कोई दूसरा आपके लिए तय नहीं करे, ठीक बात है ना, और आपकी फ्रीडम आपने डिफाइन की है, आप उसका रिस्पेक्ट करें। और ये बेसिक एक्सपेक्टेशन आप अपने पार्टनर से रखें कि वो भी उस चीज़ की रिस्पेक्ट करेगा, जैसे आप उसकी आज़ादी की, उसके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करते हैं। और एक चीज़ और स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन की हमेशा क्या होता है कि लड़कियों की आउटर अपीयरेंस पे, खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बचपन से हम देखते हैं कि अच्छा मुझे सुंदर दिखना है, हमेशा एक फॉर्मेट है ब्यूटी का, उसके अकॉर्डिंग रहना है बहुत ज़्यादा। तो वो अच्छी चीज़ है कि आप उस पर ध्यान दें। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि फैशन और स्टाइल और ये सब चीज़ें, लेकिन वो आपकी पर्सनालिटी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। बिल्कुल। उसके अलावा आप अपनी मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पे कितना ध्यान दे रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे जाके इन लॉन्ग रन आपको वो ही काम आने वाला है कि आप क्या नया सीख रहे हैं, अपने स्किल्स पे, अपने टैलेंट पे कितना काम कर रहे हैं। और स्पेशली जब आप पार्टनर भी चुनते हैं, किसी के साथ प्रेम में भी हैं, तो ये ज़रूर देखें कि वो आपकी मेंटल ग्रोथ में आपको कितना सपोर्ट कर रहा है। सही बात। ये नहीं कि सिर्फ आपकी खूबसूरती और एक आपका बाहरी व्यक्तित्व देख के और बस आकर्षण हो गया, कि वो सिर्फ अट्रैक्शन या इन्फैचुएशन है। ठीक बात है, वो थोड़े टाइम का है डेफिनेटली, और वो यंग एज में हम सबके साथ में होता है, लेकिन वो स्टे नहीं करता है रश्मि लॉन्ग रन में। राइट, बिल्कुल राइट है, वेरी ट्रू। खूबसूरती आपकी ढल जाएगी या वो अट्रैक्शन आपका चला जाएगा विद एज, उसके बाद क्या रुकेगा, क्या ठहरेगा? ठीक बात है। वो आपका मन ठहरेगा, आप क्या चाहते हैं सच में करना वो ठहरेगा, और आपका पार्टनर आपको कितना उस चीज में सपोर्ट करता है, इंस्पायर करता है, वो चीज मैटर करेगी। तो मुझे लगता है कि आज के लड़के लड़कियां भी इस चीज पे स्पेशली ध्यान दें, सही बात, कि सिर्फ एक आउटर अपीयरेंस पे नहीं ध्यान दें, वो आपकी पर्सनालिटी का एक छोटा सा हिस्सा है। बिल्कुल, बट जो इनर ग्रोथ है उस पे भी फोकस करें, उस पे काम करें। और ये मेरे को खुद को भी लगता है कि आज के टाइम में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रील और कैमरा का टाइम ऐसा आ गया कि सब चीज़ें बस खूबसूरत ही दिखनी चाहिए। बट वो इनर ब्यूटी ना, वो कहीं रह जाती है, और फिजिकल अपीयरेंस इतनी भारी पड़ जाती है कि सब उसी पे काम करना शुरू कर देते हैं। सो राइट, टू गुड, मतलब आपके अकॉर्डिंग एक ट्रू लव में रेस्पेक्ट हो, पूरी स्वतंत्रता हो, फ्रीडम हो, साथ में मेंटल ग्रोथ हो, मतलब दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ मिलके ग्रोथ और ये इतना सहजता से हो कि आपके प्रेम में भी खलल नहीं पड़े। राइट, मतलब ऐसा नहीं लगे कि आपको बहुत ज्यादा डिमांडिंग होना पड़ रहा है, बहुत कोई झंडा लेके अपनी बात रखनी पड़ रही है। आप सहजता से अपनी बात कह रहे हैं, और जो आपका पार्टनर है वो आपसे इतना प्रेम करता है कि बिना कहीं भी, इनफैक्ट मैं कहूंगी कि समझ आ जाता है। सही बात है, अगर वो आपको जानता है तो कुछ समय में उसको बिना कहे भी, जैसे मैं लिखती हूँ तो
समझ में आ जाएगा कि मुझे अपने लेखन से कितना प्रेम है, वो सही मेरे लिए बात है। कितना जरूरी है। ठीक तो मुझे बात। लगता है कि उस चीज पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। सही बात है। ओके। और रश्मि, ये तो मेरी बात हुई, आप खुद भी बहुत बहुत अच्छी कविताएं लिखती हो। हाँ, हाँ, ट्राई कर रही होगी। रश्मि ओके। बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत तो अच्छा गाती हैं। मैं तो एक तरीके से ब्लैंक वर्स में लिखती हूँ, लेकिन रश्मि छंद में लिखती हैं और उसको बहुत अच्छा गाती भी हैं। तो मैं हाँ, रश्मि मतलब से भी पूछूंगी, एज अ पोएट, एज अ राइटर, कि आपके लिए प्रेम की परिभाषा क्या है? वॉट इज राइट। लव अकॉर्डिंग टू यू? हाँ, मतलब अभी ऐसा वाला सीन है, मैं दर्शकों को बता दूँ, निवेदिता ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं, तो ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। नहीं। एक मतलब इंटरव्यू लेने वाले के साथ में उसका इंटरव्यू लेना। तो ठीक है, आपको तो आप तो एक ऑथराइज्ड पर्सन हो इस चीज़ के लिए, और मोस्ट वेलकम फॉर योर क्वेश्चन। सो ट्रू लव, एक एक तो पॉइंट ऑफ व्यू था वो जो आपने बताया, आई कंप्लीटली एग्री विद इट। और एक मुझे ट्रू लव लगता है नेचर्स लव। नेचर्स में मैं सोचती हूँ जो पेट एनिमल्स जो प्यार देते हैं ना, वो बिल्कुल निस्वार्थ होता है, बिल्कुल अपेक्षाओं से रहित, जिसको बोलते हैं कि कोई शर्त नहीं, बिना शर्त का प्यार। तो वो मैंने उनसे पाया, और मैं बहुत लकी रही कि बचपन से मैंने गाय, कुत्ते, बिल्ली और फिर गिलहरी और तोते, मैंने मतलब सबको पेट किया है, और इन सब का मुझे इतना प्यार मिला। और लास्ट एक इंसिडेंट, जैसे मेरा पैरट था राधे, ओह वाह। और वो मेरे साथ खाना खाता था, हाँ। एक ही थाली में। वो मेरी ऐसे बाहों पे मेरे साथ में सोता था, वाह। और पूरा आसमान उसके लिए खुला था, बट वो उड़ता नहीं था। मैं प्रेम, उसे प्रेम पिंजरे की वजह में, से। हाँ, वो शुद्ध प्रेम था। मतलब मैंने उसके लिए कहानी लिखी बकायदा, और पिंजरे में मैं सिर्फ उसको रात को डालती थी। वो इसलिए क्योंकि बिल्ली आ जाती थी तो मुझे डर लगता था। अब क्योंकि वो बिल्ली भी मुझे प्यारी थी, बट वो बिल्ली भी ऐसी थी जो चारों तरफ घूमती थी मोहल्ले में। बस वो एक टाइम ऐसा आता था कि मेरे से आके प्यार करवा के चली जाती थी, कुछ खा पी के चली जाती थी। हमारा ऐसा ही प्यार था बिल्कुल। और वो जो पैरट था, उसकी सेफ्टी के लिए मुझे उसको पिंजरे में डालना था, तो वो रात भर पिंजरे में रहता और सुबह छटपटाहट होती। मतलब उसका प्यार ऐसा था कि अगर मैं नींद में हिल गई और उसे समझ आता था कि हाँ ये उठ रही है, तब वो अपनी आवाज़ करता था। और अगर मैं सोई हुई हूँ 5 बजे तक भी, 6 बजे तक भी सुबह, और उसको लग रहा है कि नहीं हिल रही है, तो आवाज़ भी नहीं करता था मेरे लिए कि मैं इसे उठा दूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बहुत ही गजब लगता था मुझे उसकी चीज़ें, जबकि पंछी बहुत जल्दी उठ जाते हैं। और प्यार ऐसा कि नीचे से आवाज़ सुनता था वो, और नीचे से आवाज़ सुनते हुए ऊपर स्टार्ट होता था कि आ गए घर वाले, और वो आ गई है। और पूरे घर में, हॉल में, जैसे पूरा घर है तो ऐसे घूमता था पूरे घर में वो। और जब मैं पाठ करती थी या कोई मतलब स्तुति बोलती थी, तो मेरे ऐसे घुटने पे आके बैठ जाता था। वाह। पूरी स्तुति सुनता था वो, और पूरी स्तुति सुन के पूरा प्यार करा के, और मतलब कभी ऐसे फीलिंग ही नहीं आई। मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं कितनी कितनी लकी रही हूँ कि मैंने उसके साथ एक टाइम बिताया। हाँ ठीक है, हम राइटर हैं तो हमें पता भी है, और शायद कुछ ऊपर वाले की कृपा भी है कि हमें पता है कि जीवन और मृत्यु दोनों साथ चलते हैं। जिसका जन्म है तो उसका मरण तो है ही। सो मेरे लिए बहुत हार्ड टाइम था वो, जब वो गया। और ठीक है, लेकिन उसने मुझे शुद्ध प्रेम का मतलब बताया, और वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। और इसलिए मुझे हमेशा से, हालांकि ये पार्ट मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया, हाँ, हाँ, क्योंकि मैंने कभी कोई पेट नहीं रखा है, ठीक ऐसा बात रहा। है, बिल्कुल ठीक बट आई बात। वुड लव टू एक्सप्लोर। सही बात है, मतलब हाँ, लिटरली हाँ। करना। लेकिन उसके बाद ये एक रिजल्ट और आया कि उसके बाद मुझे हमेशा से लगा कि नहीं, अब मुझे पेट नहीं रखना, क्योंकि मैं इतनी टूट जाती हूँ इतना उसके दुख हुआ ऊपर। उसके जाने से। इतना इतना दुखी हो जाता है ना आदमी कि फिर ऐसा लगता है कि बस वही है जिंदगी में और कुछ है नहीं। ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि पेट बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं, और वो आपको बिल्कुल निस्वार्थ भाव, बिना किसी शर्त के। क्योंकि हम इंसान, अपनी फितरत है हमारी, हम शर्तें रखते हैं। हम बिल्कुल, कितना भी कह लें, आज बिल्कुल, मैं no कितना ही कह doubts। लूँ, चाहे मैं हाँ, शुद्ध हाँ, हाँ, ट्रू लव की हाँ। बात करूँ, बट कहीं ना कहीं मेरे बच्चों में, पति में, माँ बाप में, सब में शर्तें होती है, स्वार्थ होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अनकंडीशनल लव नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, चाहे कोई कितना भी कह ले। हम्म। लेकिन उनका ना अनकंडीशनल लव होता है, वो मैंने फील किया। सो बहुत अच्छा लगा था, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरे लिए। सो ओके, अब हम बातों को आगे लेके जाते हैं निवी, और ये कि एज ए राइटर, एज अ फीमेल राइटर, कौन सी बुक्स है जो आप चाहती हो कि हाँ गर्ल्स पढ़ें, लेडीज़ पढ़ें, और फीमेल को क्या कहना चाहती हो?
एक तो किताब मैं कहूँगी कि अमृता प्रीतम जी, बहुत मुझे उनका लेखन बहुत पसंद है, जिस तरह से बहुत साहसी वो थी, लिखती थी। तो उनकी आत्मकथा है रसीदी टिकट, वो मैंने पढ़ी थी और अभी भी मतलब मुझे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे कुछ इंस्टेंसेस उनके पढ़ के। कि कितनी आज़ाद ख्याल, कितनी साहसी थी वो, ये कहना चाहिए। जिसे मैंने पहले भी बताया आपको कि जैसे इन दिनों मैंने बाबूशाह कोहली को पढ़ा और निर्मल वर्मा को मैंने पढ़ा है, काफ़ी उनकी किताबें पढ़ी हैं, उनका लेखन मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ये जो इतने सारे राइटर्स पढ़े, इतने सारी रिसर्च की, एक कोई कॉमन फैक्टर है कि हाँ फीमेल के लिए ये एक ऐसा कॉमन फैक्टर है कि फीमेल क्यों रुक जाती हैं, क्यों थक जाती हैं, या ऐसा क्या करना चाहिए फीमेल को कि उनकी एनर्जी अच्छी डेवलप हो, उनकी ग्रोथ हो, और वो क्या करे कि वो अपने आप की ग्रोथ करके आगे बढ़े? थक तो वो इसीलिए जाती है, मुझे लगता है कि क्योंकि जो समाज का हम कितना भी कहें, जो एक सोशल फैब्रिक है ना, पूरा सामाजिक ढांचा ऐसा है कि कहीं ना कहीं, या जैसे मेरी एक कविता थी वो शरीफ घर की लड़कियां, हाँ, कि जो वो एक कॉन्सेप्ट है ना आपके सामने कि अच्छे घर की लड़कियों को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और वो हम बचपन से ही जब बहुत छोटे होते हैं ना तब से इतना सुना है हमने कि अच्छा लड़कियां पराया धन होती हैं, अब दूसरे घर में जाएगी, वहाँ ऐसे रहना है, वहाँ ये करना है। तो आप वो अगर कॉन्शियसली भी चाहे आप उसको डिसएग्री कर रहे हो, नहीं मान रहे हो, लेकिन सबकॉन्शियसली वो आपको बहुत असर डालता है आपके मतलब हम उन दीवारों को तोड़ नहीं पाते कहीं ना कहीं, या तोड़ते भी हो तो आपके बीच में ना, जैसे एक औरतों में देखा गया है कि गिल्ट की भावना बहुत आ जाती है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, वो जो बचपन में सिखाया गया था उसको क्वेश्चन तो नहीं कर रही हूँ मैं, या मैं कहीं समाज के खिलाफ तो कुछ नहीं कर रही हूँ, या मैं अच्छी लड़की हूँ कि नहीं हूँ। तो ये जो सवाल हैं इनसे आप लगातार जूझते हैं। तो और मुझे लगता है कि ये आपकी ग्रोथ को भी, लेकिन इसी में से आपकी ग्रोथ होती है। जितने सवाल होंगे, जितने चैलेंजेस होंगे, क्वेश्चंस होंगे, आप अपना रास्ता खुद बनाते हैं। सही, उसमें सही और गलत उसका कोई पैरामीटर नहीं है जो हम आपको बता सकें कि ये सही है और ये गलत है। चुनाव आपका है। बिल्कुल जितनी समझ आपको है जीवन में, अब तक जितनी समझ मिली है उसके हिसाब से आप डिसीजंस लें और अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से डिसीजंस लें। और जो हमने बात की कि आउटर ब्यूटी पे काम करें, शौकिया, उसमें कोई बुराई नहीं, देयर इज नो हार्म इन दैट, एंजॉय दैट आल्सो, बट अपनी इनर ग्रोथ पे, अपनी जो यहाँ की खूबसूरती है, यहाँ की खूबसूरती है, उसको तराशें, उस पे काम करें। सो बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आपका निवेदिता, थैंक यू वेरी मच इस चीज़ के लिए। और अंतिम 2 पंक्तियाँ, क्योंकि आपकी इन पूरी कविताओं को पढ़ के लगा कि मुझे हराने की जिद करती पर मैं उसकी मानती ही नहीं, मुझे हराने की जिद करती पर मैं उसकी मानती ही नहीं, और ये पराजय कहते किसे हैं, मैं पहचानती ही नहीं। क्या बात है। सो थैंक यू सो मच इस पूरे शो के लिए, इतनी अच्छी बातचीत के लिए। आई होप दर्शकों को ये शो बहुत अच्छा लगेगा, और मैं सभी को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ये बुक ज़रूर ले, स्पेशली फॉर फीमेल। ये किताब ज़रूर पढ़े, हमारी युवा पीढ़ी भी ज़रूर पढ़े, क्योंकि किताबें पढ़ने से अमेज़न पर किताब अवेलेबल है। बिल्कुल, अभी तो अमेज़न पे किताब भी अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं आप, क्योंकि किताबें हमें एक नया दृष्टिकोण देती है, एक नया परिप्रेक्ष्य, एक नए हालात, एक नई परिस्थिति से अवगत करवाती है। तो आज के इस प्यारे से एपिसोड के लिए थैंक यू वेरी मच निवेदिता, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी, प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू सो मच। और आप सभी से बहुत सारी मेरी अर्जी है, बहुत सारी प्रार्थना है कि प्लीज़ इस शो को आगे से आगे बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।